जाएगा। तो यदि हम इसको भी यदि हम स्प्लिट करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लॉजिस्टिक अलग करते हैं, रिग्रेशन अलग करते हैं, तो हम लोग को शायद समझने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। जिनका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, इसमें मैंने पहले भी कहा है कि डोंट वरी अबाउट इट, और बस धीरे धीरे स्टेप वाइज समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो मैंने जो पेपर आपको दिया है वो बेहतरीन पेपर है, यदि उसको आप 2 बार 3 बार पढ़िएगा सारी चीजें क्लियर होंगी, फिर बाद में हम लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को दूसरा जो उसका नाम है उसको लॉजिट मॉडल भी कहते हैं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण क्या है, ये लॉजिट। तो लॉजिट क्या है? लॉजिट है अ लॉग ऑफ ऑड्स फॉर द ट्रू आउटकम्स। कल याद होगा हम लोगों ने बात की थी कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा को यदि हम लोग को फोरकास्ट ट्रेड करना है कि सैलरी किसी का क्या होगा बेस्ड ऑन एज या जेंडर या जो भी है, तो हम लोग जो है एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। लेकिन जब हमारे पास 2 कैटेगरी आता है, 2 आउटकम्स, तब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन अप्लाई करते हैं। इसलिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, जो कि एक सुपरवाइज टेक्निक है मशीन लर्निंग का। तो लॉग ऑफ ऑड्स ऑफ 2 आउटकम्स, एक लॉग है जो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा है, कम से कम जो मुझे लगता है कि 10th में तो पढ़ा ही होगा सभी लोगों ने। फिर ऑड्स की बात आती है, तो ऑड्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ऑड्स है द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर टू द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट अकर। मिस्टर ए या फॉर एग्जांपल अभिजीत नाम का कोई स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, उन्होंने कल क्लास अटेंड किया था, आज वो अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है होगी, उसी के रेशियो को हम ऑड्स कहते हैं। जब इसको हम इक्वेशन पे हम प्लॉट करेंगे ना, तो देखिएगा कि ऑड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल अकर एंड 1 minus p, that means probability of an event will not occur. तो yes and no। फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसी का हम जब हम लॉजिट की बात यहाँ कर रहे हैं, तो इसी ऑड्स का हम लॉग नॉर्मल लेते हैं। क्यों लेते हैं वो हम लोग धीरे धीरे करके आगे हम पढ़ेंगे, तब जा करके फाइनली हमारा एक सिंपल सा इक्वेशन बनता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स। यदि हमारे पास x यहाँ पर है, सिर्फ एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीजिए, बहुत ही फनी सा छोटा सा कह सकते हैं स्टोरी है। पेरेंट्स हम लोग को, मान लीजिए कि फादर ने हम लोगों को पॉकेट मनी दिया और संडे आ गया, संडे घर में हम बोल दिए कि हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और 3-4 घंटे के बाद आते हैं। पापा का प्रेडिक्शन होता है कि बेटा आज फिर चला गया होगा मूवी देखने के लिए। माँ कहेगी कि नहीं नहीं, आप 1 या 2 बार देख लिए हैं और बार बार एक ही चीज प्रेडिक्ट करते हैं कि वो मूवी देखने चला गया होगा। तो यहाँ जो प्रेडिक्शन होता है डेली लाइफ में भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज है कि पॉकेट मनी आया, दैट मीन्स डायरेक्टली इज रिलेटेड टू कि वो बच्चा चला गया मूवी देखने या नहीं चला गया। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन होता है हम लोग के आसपास। तो जब कोई एक फैक्टर है और तब हम उस फैक्टर के बेसिस पे हम कोई भी किसी तरह का प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसको वो सबसे सिंपल माना जाता है। इसलिए सब जो हमारा सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन हम इसको मान करके चलेंगे। लेकिन जब एक से ज्यादा फैक्टर है, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, जो अभी आने वाले स्लाइड्स में दिखेगा, तब हम उसमें मल्टीपल हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम ऐड करते चले आते हैं। तब हमारा मॉडल जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। नीचे का नहीं दिख रहा है। सो बेसिकली यदि हम लोग को डिफाइन करना होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सिंपल लैंग्वेज में, तो हम डिफाइन करेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना है मॉडल्स, यानी हम लोग अब मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा एक मेथड है जो प्रोबेबिलिटी को मॉडल करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द रिस्पांस।
जो अभी हम लोगों ने बात किया, whether that will occur or it will not occur, और किस चीज के आधार पे, बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द प्रेडिक्टर्स, जिसके बारे में मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कोई फैक्टर था कि पॉकेट मनी मिला, पॉकेट मनी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ मूवी टिकट। बहुत मैं रॉ में बोल रहा हूँ, बट आई होप कि आप लोग अच्छे से उसको समझ पाइएगा, कनेक्ट कर पाइएगा अपने डे टू डे लाइफ में। तो ओवरऑल जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये एक छोटा सा बस एक कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमारे पास कोई ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बाद हमारा दो आउटकम है और हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं लाइक्लीहुड की ऐसा होगा, वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी होता है, हमने बताया था कि लॉजिस्टिक प्लस रिग्रेशन। अब रिग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे याद है कि कल आप में से कुछ लोगों ने किसी ने पूछा भी था कि रिग्रेशन क्या होता है। तो दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, रिग्रेशन और कोरिलेशन। ये हर हमेशा कहीं पर भी आप किसी भी तरह का मॉडल डेवलप कीजिएगा, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड हो या मशीन लर्निंग बेस्ड हो, ये दो चीज हमेशा आएगा। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम दो अलग अलग वेरिएबल को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रिग्रेस करते हैं, और हम देखते हैं कि एक का दूसरे के साथ क्या जो है रिलेशनशिप है, या क्या उसको इम्पैक्ट करता है या नहीं करता है। तो इसीलिए जो एक है जिसको हम प्रेडिक्टर कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है, जो कल भी मैंने दिखाया था आपको, अभी मैं फिर दिखाऊंगा, एंड द डिपेंडेंट व्हिच इज आउटकम, जो वाई एक्सिस पे होता है। तो जो एक्स एक्सिस है उसके बढ़ने के साथ वाई एक्सिस पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और इसी दोनों के बीच में हम एक लाइन हम खींचते हैं और देखते हैं कि वो रिलेशनशिप किस तरह का बनता है। तो वो रिग्रेशन वो कहलाता है कि वी आर रिग्रेसिंग y against x. Now when we come to correlation, एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, एसोसिएशन क्या है। तो यहाँ एक दूसरे यानी दो चीज की बात हम कर रहे हैं। The two variables are treated as equal. वहां हम ये नहीं देख रहे हैं कि x का y पे क्या इम्पैक्ट होगा, यहाँ हम देख रहे हैं कि x और y में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए हमारे पास दो वेरिएबल होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है कि कोरिलेशन ये हमें बताता है कि दोनों वेरिएबल के बीच में x और y और a एंड b के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या वो लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर का मतलब होता है, अगले स्लाइड में उसका पूरा इक्वेशन के साथ मैं बताऊंगा, बट लीनियर का मतलब है कि यदि x बढ़ रहा है तो y भी उसके साथ बढ़ते चला जाता है, x घटेगा तो y भी उसके साथ घटते चला जाएगा। तो वो हम असेस करते हैं, मेजर करते हैं कोरिलेशन में, और ये यूनिट लेस होता है, यानी जिससे यूनिट का मतलब है जिससे वेट है, तो किलोग्राम हो गया या पाउंड हो गया, उसमें हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन कोरिलेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, आर वैल्यू हम निकालते हैं जिसको कि जो रेंज करता है -1 से लेकर के पॉजिटिव, -1 से लेकर के +1 तक में। और उसके बाद है कि उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, यहाँ तो मैंने लिखा है बट मैं पिक्टोरियली आपको दिखाऊंगा कि चूंकि ये रेंज करता है -1 से लेकर +1 तक, जो भी वैल्यू आएगा तो हम कैसे बताएंगे कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, कोई रिलेशन नहीं है, वीक रिलेशन है, या जिस भी तरह का है, वो सारी चीजें हम कोरिलेशन में कवर करते हैं। इस ग्राफ को यदि आप ध्यान में रखिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी समझने में। जैसे मैंने बताया था कि x एक वेरिएबल है और हम देख रहे हैं कि x का जो है y पे क्या इम्पैक्ट होता है। x यदि हम बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या y बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये जो स्टार 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 देख रहे हैं यहाँ पे, ये डेटा पॉइंट्स है। तो जब हम x और y के बीच में हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं तो लीनियर केस में क्या होता है, हमारा ये assumption होता है कि x और y यानी दोनों वेरिएबल आपस में लीनियरली एसोसिएटेड होना चाहिए।
x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। इसके लिए हमारे पास x भी जो है वो डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए, y भी हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। कल मैंने एक एग्जांपल भी दिखाया था, अभी फिर हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल उसका, तो और चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसको जो है मैथमेटिकली सिंपल इक्वेशन में लिखा जाता है y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस b1x। y that is the value that we want to predict, कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, दैट इज y हियर, एंड बीटा 0 इज योर इंटरसेप्ट व्हिच इज हियर, जहां से हमारा ये लाइन शुरू होगा। और लाइन कैसे खींचते हैं, x और y के बीच में हमने डेटा प्लॉट किया, और जो लाइन सारे डॉट्स सारे डेटा पॉइंट को टच करते हुए जो क्लोजेस्ट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोग एनवायरमेंटल साइंस से हैं। यदि कभी आप लोगों को मौका मिलेगा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम करने का, तो वहाँ हम लोग स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं, लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ फॉलो करते हैं वहाँ पे। वहाँ भी आप देखिएगा कि हम स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं, तो वहाँ कोशिश करते हैं कि ऐसा लाइन हम खींचे जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट कर सके, और जहाँ से वो लाइन शुरू होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। और ये जो पूरा का पूरा है ये कहलाता है B1। और B1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि जो हमारा एक्चुअल डेटा पॉइंट है और जो इस लाइन पे होना चाहिए, यानी कि प्रेडिक्टेड यहाँ पे होना चाहिए, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, जिसको कि हम स्टैटिस्टिक्स के टर्म में रेसिडुअल भी कहते हैं। तो इसमें देखना हमको ये है कि यदि हमको y प्रेडिक्ट करना है, तो ये वैल्यू हमारा जो है मॉडल से हमको प्राप्त होता है इंटरसेप्ट का, और ये जो हमारा स्लोप है, जो कि एक तरह से हम उसको वेट कहते हैं, कि हर एक वेरिएबल का, इस केस में सिर्फ हम लोग एक ही वेरिएबल लेकर के चल रहे हैं, तो एक यहाँ पे दिए हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का वेट क्या है, कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, और इस कोफिशिएंट को इस वैल्यू से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का एज है, तो इस एज को हम इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी इंटरसेप्ट वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे, वही हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा। तो ये है लीनियर का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। शुरू में मैंने बोला था कि जो हम कोरिलेशन देखते हैं, तो कोरिलेशन में ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप जो दिख रहा है वो किस तरह का है और कितना स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पहले में कि जो लाइन है वो टॉप टू बॉटम जा रहा है, यानी ये नेगेटिव जा रहा है। कहने का मतलब है कि x यदि बढ़ रहा है तो y जो है घट रहा है। तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप, जो यहाँ आप नेगेटिव साइन से देखते हैं, और ये परफेक्ट हो गया क्योंकि जो जितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली उस लाइन पर हैं। तो आपको पहले ही बताया था पिछले स्लाइड में कि ये रेंज करता है -1 से +1 तक। तो यहाँ r जो वैल्यू हो जाएगा -1 हो जाएगा। दूसरा रिलेशनशिप आपको दिख सकता है, या इस तरह से चले हम वर्टिकल पहले, तो यहाँ x यदि बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और ये जो स्ट्रेट लाइन बना, सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हमारा जो है वो आगे स्ट्रेट लाइन पे। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और परफेक्ट है एकदम। यहाँ देख रहे हैं r इज इक्वल टू +1 है। फिर उसी तरह से अलग अलग एग्जाम्पल है। ये यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे डेटा पॉइंट जो है कुछ लाइन के आसपास हैं, कुछ जो है स्कैटर्ड हैं, तो यहाँ पे रेसिडुअल ज्यादा होगा, यानी कि जो हमारा एक्चुअल प्रेडिक्टेड में गैप ज्यादा हो गया। तो जैसे ही एक्चुअल और प्रेडिक्टेड में गैप ज्यादा हुआ, रेसिडुअल ज्यादा हुआ, तो हमारा जो है रिलेशनशिप जो है स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव साइन है चूंकि ये डाउनवर्ड से लाइन, इसलिए नेगेटिव आ गया, और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट किया गया है वो 0.6 है। ये देख रहे हैं आप, टोटल का टोटल फ्लैट है, यानी 0, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अपना x जहां है वहां पड़ा हुआ है, y जहां है वहां, किसी दोनों में से कोई लेना देना नहीं किसी को, ना x का y पे कोई इम्पैक्ट हो रहा है, ना y का x पे इम्पैक्ट हो रहा है। देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन x एंड y। तो इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल भी हैं। ये प्लस में है, और फिर यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं कि वो
0 है। अब पिछले स्लाइड में हम लोग देखे अलग अलग तरह का कोरिलेशन और उसका जो कोफिशिएंट हमारा होता है, और रिलेशनशिप अलग अलग तरह से हो सकता है। जो लीनियर की हम लोग बात करते आ रहे हैं वो हमेशा इसी तरह से होगा, स्ट्रेट में, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। लेकिन बहुत समय में ऐसा होता है कि रिलेशनशिप इस तरह का नहीं हो, यानी कि लीनियर रिलेशनशिप नहीं हो, तो वो कर्व लीनियर रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये जाएगा और फिर जैसे कि ये पहले अप जा रहा है फिर डाउन आ रहा है, फिर ये जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके बाद अचानक से ये बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है एक यूनिफॉर्म ढंग से जो है एसोसिएशन उसका नहीं दिख रहा है। तो रियल वर्ल्ड में हमारा जो दो वेरिएबल के बीच जो एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है, वो लीनियर भी हो सकता है, कर्व लीनियर भी हो सकता है, या किसी भी तरह किसी और भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल में दूंगा टाइम को भी ध्यान रखते हुए, कि हम लोग को एक प्रैक्टिकल में करवा रहा था जब वहाँ ईडब्ल्यूएम में था, टेम्परेचर और टेम्परेचर और पीएच का जो रिलेशनशिप होता है। तो हम लोगों ने इंटरनली एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक सर्टेन टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं पीएच वो बढ़ते जाता है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के पीएच रुक गया और उसके बाद फिर वो डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। या फिर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन कंटेंट के हिसाब से। तो कुछ रिलेशनशिप इस तरह के भी होते हैं नेचर में कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो पॉजिटिव बढ़ेगा, फिर एक सर्टेन स्टेज पे जा करके वो ठहर जाएगा और वो फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब इसमें जो मैं एक एग्जांपल आप लोगों से दिखाना चाह रहा था, मैं एक छोटा सा ऐसे ही मैंने एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है। चूंकि आर्सेनिक पे मैं काम करते आ रहा हूँ एक दशक से ज्यादा हो गया, तो मैंने वही एग्जांपल लिया है। पीएच लिया है वाटर का और आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन लिया है। पहले हम पीएच और आर्सेनिक को यदि हम रिग्रेस करने की कोशिश करें, प्लॉट करने की कोशिश करें, तो देखते हैं कैसा प्लॉट आता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि, चलो ट्रेन हम डाल दिया ऐड। तो ये देख रहे हैं कि ये लीनियर है, ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी इसका बढ़ रहा है यहाँ पे। और जब हमने ट्रेन डाला तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत क्लोज है। यदि हम इसका फिर से r वैल्यू निकालेंगे ना, बाद में r स्क्वायर निकालेंगे, तो बहुत ही क्लोज आएगा, क्लोज टू 1 आएगा, समथिंग अबव देन एटलीस्ट लाइक 85.85 और 90 के आसपास ये आना चाहिए। तो जब हम दो कंटिन्यूस डिजिट को एक दूसरे के अगेंस्ट रिग्रेस कर रहे हैं और उसका कोरिलेशन देख रहे हैं, तो वो इस तरह से दिखेगा आपको। लेकिन हमने क्या किया कि आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो पार्ट्स पर बिलियन में था, हमने उसको डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से दो कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से मान लीजिए कि 50 ppb एक्सेप्टेबल है। ऐसे तो 10 ppb भी एक्सेप्टेबल है, बट एग्जांपल के लिए हमने रखा है कि 50 ppb एक्सेप्टेबल है। तो हमने 20 को 0 कर दिया क्योंकि वो 50 से नीचे है, 30 इस तरह से हम लोगों ने कैटेगराइज किया। अब ये सिर्फ 0 और 1 है कि ये तो डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड से या तो बिलो होगा या फिर अबव होगा। अब जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के, एक पीएच को इसके साथ करेंगे,
फिर हम वही लेते हैं। चलिए अब यहाँ आप देखिए, ये सब बहुत ही सिंपल ग्राफ है बस। अब ये दोनों को मिलाइए आप, ठीक है, देखने में तो Z लग रहा है, लेकिन यदि इस लाइन को हम स्मूथ करेंगे तो ये S की तरह है, ठीक है। 0 0 रह गया, 1 1 आ जाएगा, बीच में कहीं कोई नहीं रहेगा। तो ये चूंकि हमारे पास दो ही आंसर है, यहाँ पे बाइनरी है, तो यहाँ पे ये लीनियर का कर्व कभी बनेगा ही नहीं बनेगा। इसीलिए हमको आवश्यकता पड़ती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, और यही कारण है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब यहाँ मैं 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा, यदि कोई क्विक क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम लोग आएंगे जो कि मॉडल का है। हमारे पास अभी 30 मिनट्स है, तो उसमें हम लोग अच्छे से इसको कवर करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ, एक ने कहा है, हाँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, केमिस्ट्री में है, बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, हाँ सही बात है। कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है। चलिए आप आगे बढ़िए। ऑल राइट, नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और ये पोर्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, कि ठीक है आपने एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम सीख लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीख लिया, या बाद में आपने और भी सीख लिया, लेकिन यदि ये पूरा का पूरा प्रोसेस यदि आपको समझ में नहीं आएगा, then doesn't matter like how good you are in a particular algorithm, वो एल्गोरिथम आपको भले ही कितने अच्छे से आता हो, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा मॉडल बना पाइएगा। अब इसमें हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी स्टोरी हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यश गुप्ता एक हैं हमारे बीच। यश गुप्ता, आई होप यू डोंट माइंड, आई एम टेकिंग योर नेम। यश गुप्ता ने डिसाइड किया कि मैं आगे जा करके पीएचडी करूंगा, ठीक है, रिसर्च करूंगा और अपना करियर जो है रिसर्च में बनाऊंगा। तो यश गुप्ता को सबसे पहले क्या करना है? यश गुप्ता को सबसे पहले जो भी फॉर्मेलिटीज है, डेफिनेटली पीएचडी रजिस्टर्ड करना है या कोई रिसर्च के लिए टॉपिक सबमिट करना है, वो अलग प्रोसेस में, हम एडमिन प्रोसेस में नहीं जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं जहां से डेटा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। एंड आई रिमेम्बर कि अभी रिसेंटली रिसर्च मेथड पे एक ट्रेनिंग हुआ है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आपको रिसर्च मेथड नहीं आता है तो मशीन लर्निंग भी आप अच्छे से नहीं कर पाइएगा। तो डेटा जो कलेक्शन का जो प्रोसेस जो सबसे पहला हमारा होता है, वो आपका रिसर्च मेथड है, रिसर्च डिजाइन आप कैसे करते हैं, डेटा कलेक्शन आप कैसे कीजिएगा, वो सारा चीज आप वहां पर सीखते हैं। लेकिन हमारे केस में यश गुप्ता या तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे कि फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि अभी कोविड का टाइम है, बाहर जाने की अनुमति नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको डिपेंड होना होगा सेकेंडरी डेटा पे। फॉर एग्जाम्पल, यश गुप्ता ने ये डिसाइड किया कि मैं कोविड से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करूंगा और मैं देखूंगा कि कोविड का जो नंबर है, चाहे वो पेशेंट्स का हो या जो डिकीज्ड हैं उनका हो, या फिर जो एडमिट है, ये सारा डेटा लेकर के हम कुछ मॉडल डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे। तो वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है गवर्नमेंट सोर्सेज से। तो जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, either through research articles or through public domain, through any report, any documents, that we call secondary data. तो वो या तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करेंगे। जब डेटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, यानी कि पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। यू कलेक्टेड द डेटा, यू केप्ट इट, स्टोर इट वेयरएवर यू वांट।
CSV में स्टोर करते हैं आप या फिर एक्सेल में करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, फंडेड प्रोजेक्ट है तो आपने डेटा, बहुत बड़ा डेटा है तो आपने कोई डेटाबेस RDBMS का कोई भी SQL डेटाबेस या कोई भी डेटा में आपने उसको स्टोर कर दिया। अब आती है दूसरी बात कि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि डेटा हम कलेक्ट किए और वो डेटा रेडी होता है मॉडल डेवलप करने के लिए। उसको प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। बहुत ही सिंपल है, घर में भी या कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होता है, जब रॉ मटेरियल होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल डेटा, तो उस रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना होता है। घर में भी है, यदि हम कुकिंग करते हैं तो खेत से निकलने के बाद जो भी वेजिटेबल्स है, तो उस वेजिटेबल्स को फाइनली किसी पर्टिकुलर डिश में बनाने से पहले डिफरेंट स्टेजेस में हो जाता है, प्रोसेस हम करते हैं। यानी इसको हम इस लायक बनाते हैं कि ताकि वो हमारे रिक्वायरमेंट में, जो हम मॉडल बना रहे हैं, जो हम डिश बना रहे हैं, जो भी कुजीन हम बना रहे हैं, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार हो। तो वो हम डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम करते हैं। क्या करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में? सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास इनफ सैंपल साइज है या नहीं है। इनफ सैंपल साइज का मतलब है कि हम एक दो डेटा लेकर के हम मॉडल नहीं बना सकते। ठीक है, हमारे पास एटलीस्ट एक मिनिमम कुछ नंबर में सैंपल होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम सैंपल साइज क्या होना चाहिए। अब कभी भी कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी भी तरह के डिबेट में, डेटा साइंस से रिलेटेड है या स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वहां पर सैंपल साइज की चर्चा होती ही होती है। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम सैंपल साइज? बिफोर आई आंसर टू द क्वेश्चन, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट मॉडल। आप कभी भी ये मान करके नहीं चलिए कि हम परफेक्ट मॉडल बना रहे हैं। मॉडल हैज टू इवॉल्व, क्योंकि द डे यू थिंक कि मॉडल परफेक्ट है, वो सिचुएशन कभी नहीं आने वाला है। तो मॉडल हर हमेशा इवॉल्व होते रहता है। तो सैंपल साइज के लिए इसी तरह से सैंपल साइज के लिए भी कोई एकदम थंब रूल जो है या गोल्डन रूल उस तरह का नहीं अभी तक इस्टेब्लिश किया गया है। फिर भी जितने भी स्टडीज हुए हैं उसमें दो तीन चीजें जो बहुत ही क्लियर है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें वेरिएबल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका एक ही वेरिएबल है, मान लीजिए जेंडर आप ले रहे हैं, और जो आपका आउटकम है, ठीक है, तो आउटकम तो आपका आउटकम हो गया, जेंडर एक वेरिएबल हो गया। तो एक वेरिएबल के लिए मिनिमम जो है, मिनिमम एट लीस्ट 10 सैंपल्स आपके पास होना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम जेंडर लेकर के 10 सैंपल में मॉडल बना लेंगे एक ही वेरिएबल से? आंसर होगा नहीं। सो रफली मिनिमम यू शुड हैव एटलीस्ट 100 सैंपल। यदि आप एक ही जेंडर को भी लेकर के, आप एक ही वेरिएबल को भी लेकर के चल रहे हैं, एक अच्छे मॉडल के लिए आपके पास कम से कम 100 सैंपल होने चाहिए ही चाहिए। बट यदि आप उसको मेथोडोलॉजिकली आप करना चाहिएगा, तो एक वेरिएबल पे मिनिमम 10 सैंपल और प्रेफरेबली 50 सैंपल्स, कम से कम 10 सैंपल होना चाहिए। और रिकमेंडेड है कि आप 50 सैंपल एक वेरिएबल पे लेकर के चलें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आपका मॉडल जो है एक मीनिंगफुल मॉडल होगा और वो ढंग का आपको रिजल्ट दे पाएगा। तो ये हमने बात की सैंपल साइज को लेकर के। अब बात आती है कि उसमें एक एग्जांपल दूंगा। मैं एक रूरल एरिया में मैं सर्वे कर रहा था, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था इनकम पे। जब भी बात इनकम पे आती है तो हम लोगों में एक हेजिटेशन होता है। यदि हम बोस्ट करना चाहें तो कह सकते हैं हाँ, महीना में हम इतना लाख कमाते हैं। यदि हम अपनी आमदनी छिपाना चाहें तो हम उसको कम करके बता सकते हैं। तो ऑनेस्ट आंसर उस समय में नहीं मिलता है। ये आदमी, बहुत लोग डिनाई कर जाता है कि नहीं, हम ये आंसर नहीं देंगे। द मोमेंट यू डिनाई, that will make the data
मिसिंग, राइट, वो डेटा वहां से गायब हो गया, मिस आई मीन गायब हो गया इन द सेंस कि वो मिस हो गया, तो वो आपके पास वो डेटा, वो पर्टिकुलर जो है वो कॉलम वो मिस होगा वो वहां पे। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने जो है आपको एक ऐसा, आप ऐसे एरिया में गए हैं जहां का सबका एवरेज जो है मान लीजिए इनकम 50,000 पर मंथ है, लेकिन उसी में आपको एक ऐसा घर मिला जो कि बहुत ही रिच लोग रहते हैं, उनका जो मंथली एवरेज इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, वो लगभग जो है 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास है। तो जहां आपको एवरेज मिल रहा है 50,000, वहां एक या दो घर ऐसा मिल गया जो 1.5 लाख या 2 लाख उसका जो है एवरेज हाउस होल्ड इनकम है, तो वो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट हो गया। तो वो मात्र एक या दो ही है, तो उस तरह के डेटा पॉइंट्स भी आपको मिल सकते हैं जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं आउटलायर्स में। यहाँ हम एक चीज और भी क्लियर करना चाहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स या मशीन लर्निंग में हर एक छोटा छोटा जो चीज हम पकड़ रहे हैं, ये अपने आप में पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है। सैंपल साइज पे आप एक पूरा का पूरा एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग आप उस पर कर सकते हैं। हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा, उस पर एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों को समझना है ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स, और धीरे धीरे अपने नॉलेज बेस को जो है इम्प्रूव करना है और ज्यादा रीड कर करके। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायर्ड है वो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। तो सैंपल साइज हमने कवर किया, डेटा मिसिंग हो सकता है, डेटा में एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, चाहे वो लोअर एंड पे हो चाहे वो हायर एंड पे हो। यदि आप टर्म ध्यान में रखना चाहते हैं तो हम लोग उसको यूजुअली हम जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तब उसमें देखते हैं कि लेफ्ट साइड एक टेल निकल गया है या राइट साइड एक टेल निकल गया है, यानी कि डेटा स्क्यू हो गया है। लेफ्ट स्क्यू हो गया है यानी कि डेटा स्मॉल पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स है। राइट स्क्यू हो गया है। तो ये जो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स आते हैं वो हमारे मॉडल को इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल डेटा नहीं है, कुछ यूनिक डेटा पॉइंट्स हमारे डेटा में आ गए हैं। अब जब डेटा प्री प्रोसेसिंग की बात हो जाती है तब हम क्या करते हैं, यहाँ तक प्री प्रोसेस करके हमने डेटा को ठीक ठाक कर लिया कि चलो मेरा डेटा ठीक से दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, अब हम आगे की कार्रवाई करेंगे। So before even starting developing any model, हम पहले डेटा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको समझते हैं कि डेटा क्या है उसमें, क्योंकि मॉडल ही सिर्फ नहीं होता है जो आपको इंफॉर्मेशन देगा। अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल? द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ मॉडल, एक मॉडल को डेवलप करने का पर्पस यही होता है कि हम ऐसा डिसीजन मेकिंग टूल हम डेवलप कर रहे हैं जो बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के जो है हम लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो सिर्फ मॉडल ही हेल्प नहीं करता है, उससे पहले हम जब तक डेटा का हम पूरा उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आने वाले टाइम में हम लोगों को दिक्कत होगी, इंटरप्रिटेशन में हमारे पास प्रॉब्लम होगा। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो होता है वो एक बहुत ही अहम स्टेप होता है। तो तीसरा अहम स्टेप हम लोग करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट हम लोग कंसिडर करते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो आप नॉर्मली जो है मीन, मोड, मीडियन, एवरेज और जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सारा चीज आप कैलकुलेट वहां पे करते हैं। दूसरा हमारा होता है डेटा विजुअलाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए यदि सिंपल आप सिंपल ऐप सिर्फ आपके पास डेटा है, ठीक है, ये तो मान लीजिए छोटा सा है, 400 सैंपल्स है ये यहाँ पे, but you have data, you don't know what it is, right, unless and until you start playing with it. So you started playing with it, आप इसके साथ जो है थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने जैसे ही एक प्लॉट बताया आप क्विकली दिख गया, अरे फीमेल का पॉपुलेशन ज्यादा है मेरे डेटा सैंपल में मेल का, तो अब हम ये इन्फर करेंगे कि या तो हमारा जो सैंपल करने का तरीका था, हमने फीमेल पॉपुलेशन को ज्यादा कवर किया, मेल को कम किया, और
उस एरिया में फीमेल ज्यादा रहती होंगी, तो जिससे भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया वो फीमेल ही होंगी। या फिर हमने ऐसे टाइम में सैम्पलिंग किया जिस टाइम में मेल जाते हैं जॉब पे और फीमेल घर पे रहती होंगी, शायद इस वजह से हमारे पास मेल फीमेल का पॉपुलेशन ज्यादा था, मेल का कम था। तो अब आगे जो भी हम मॉडल डेवलप करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको कैरी करके लेके जाना होगा कि हर हमेशा आपको हो सकता है फीमेल का डोमिनेंस मिले मॉडल में, मेल का रोल बहुत कम मिले, क्योंकि उसका पॉपुलेशन ही हम लोगों ने बहुत कम यहाँ पे कैप्चर किया। तो ये जो हम जब विजुअलाइजेशन करना शुरू करते हैं ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आना शुरू होता है। दूसरा क्विक एग्जांपल देखते हैं। ये सब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। चलो, इसमें तो ऑलमोस्ट लाइक एक ही जैसा है, 80-80-80 है। एक्चुअली वो मैंने टाइप किया और उसको पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जब बनाया था। तो ये देखिए सारे जितने भी एजुकेशन है, बीए की 80 है, बीसीए 80 है, इसका कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं है मॉडल पे, क्योंकि वो सारा का सारा एक ही पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वहां पे। तो इससे आपको लगेगा कि एजुकेशन चूंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेस लाइकली बहुत अच्छा कोरिलेशन आपको मिलने वाला है इसमें। तो हम इस तरह से डिफरेंट विजुअल जो है हम करते चले जाते हैं, और उसके बाद फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा क्या है, क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, किसका पॉपुलेशन ज्यादा हमने कवर किया, एजुकेशन का क्या एक ट्रेंड था बिफोर इवन वी स्टार्ट डेवलपिंग आवर मॉडल। चौथा इस हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारा क्रिटिकल आता है, इसके बाद ही हम शुरू करते हैं मॉडल डेवलप करना। हम लोग बात कर रहे थे यश की, ठीक है। यश यहाँ तक सक्सेसफुली पहुंच गए हैं, उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उन्होंने कर लिया है, डेटा विजुअलाइज करके उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मेथड ही शुड अप्लाई फॉर मॉडल डेवलपमेंट। दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पीस, और यही ये सबसे बड़ा चीज होता है। ट्रस्ट में किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप काम कीजिएगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेथड का, कि सही मेथड को पिक करना। मैंने अपने जितने भी साल अभी मैंने इंडस्ट्री में बिताए हैं, मैंने इंटरव्यू किए हैं, हायर भी करता हूं मैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो डेटा में लीनियर रिग्रेशन नहीं लग सकता था, उसमें लीनियर रिग्रेशन भी लोगों ने लगाया है। तो ये जो पीस होता है ना, ये जो मेथड सिलेक्शन का होता है, बहुत क्रिटिकल होता है। इसलिए सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको समझना होगा। तो मेथड सेलेक्ट करने के लिए हम कैसे करेंगे? मेथड सेलेक्ट, एप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करने के लिए जो मेरे डेटा पे एकदम अच्छे से फिट हो और एक अच्छा मॉडल हमको दे पाए, तो हमको जो है लिटरेचर रिव्यू करने की आवश्यकता होती है। एग्जिस्टिंग मेथड्स, इस तरह के डेटा हम पहले ढूंढेंगे कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस तरह के डेटा अवेलेबल हैं या नहीं, और अवेलेबल है कहीं पे तो उस पर क्या कोई मॉडल डेवलप किया गया है, किस तरह के मॉडल उस पर डेवलप किए गए हैं। पहला चीज हो गया। दूसरा, हम यहाँ पे चेक करते हैं कि चूंकि हम कुछ एल्गोरिदम से फेमिलियर हैं, एल्गोरिदम का अपना नेचर होता है, सब एल्गोरिदम अलग अलग काम करता है, तो क्या उस एल्गोरिदम का नेचर मेरे डेटा पे वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। दूसरा हम वो देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि मेरा अपना क्या रिसोर्सेस है, कि मान लीजिए मेरे पास कि 2-3 ऐसा एल्गोरिदम मिल गया जो मुझे लग रहा है, मेथड मिल गया जो मेरे डेटा पे फिट बैठ सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हाई कंप्यूटेशन है, यानी कि उसके लिए बहुत ही जो है एफिशिएंट, उनको लैपटॉप चाहिए, मशीन चाहिए, तो वो सारा चीज भी हम लोग ध्यान में देखते हैं, बट वो मोस्टली हम कमर्शियल साइड में देखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, एक कि पहले उस तरह के डेटा पे कोई ऑलरेडी मेथड्स डेवलप हुआ, यूज किया गया है कि नहीं। दूसरा कि और भी जो है रिलेवेंट एल्गोरिदम्स हैं जो इस तरह के डेटा पे अप्लाई किया जा सकता है। तो हम अब उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं, 2-3, मान लीजिए 3, हम लोगों ने 3 डिफरेंट मेथड्स को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया। और
एल्गोरिदम को शॉर्टलिस्ट करने के बाद तब हम वो 2-3 एल्गोरिदम को एक साथ लेकर के एक ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं, बहुत ही रफ वे में मॉडल डेवलप करते हैं। ये कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा मॉडल डेवलप करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वो 3 जो मेथड हमने सेलेक्ट किया, 3 एल्गोरिदम, उसमें से कौन सा एल्गोरिदम जो है वो हमारे मॉडल हमारे जो वो बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी कि हमारा मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट दिखा रहा है, या फिर ये दिखा रहा है कि मॉडल हमारा जो है बहुत ही स्टेबल है। तो जब उस तीनों में से हमको ये दिख गया कि चलो ए जो है वो 80% करेक्ट है, बी हमारा 81% करेक्ट है, सी भी हमारा 81% करेक्ट है, लेकिन ए को जो है ए फ्लक्चुएट बहुत कम कर रहा है और बी फ्लक्चुएट ज्यादा कर रहा है, तब हम क्या करते हैं कि हमको दोनों चीज देखना होगा। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि वो स्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, वो एक्यूरेसी है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। तो इवन दो ए हैज ओनली 80% एक्यूरेसी, मात्र 80% ही एक्यूरेसी वो दिखा रहा है, लेकिन वो स्टेबल है, तो हम उस तरह के एल्गोरिदम को हम वहां पर सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम उसको सेलेक्ट कर लिए, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको बाद में आएंगे, पहले यहाँ हम चलते हैं। हमने अलग अलग एक प्रिलिमिनरी अपनी जो है एनालिसिस की और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जो मैं कुछ चीजें आपको मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि एक्यूरेसी मायने रखता है और भी सारी चीजें होती हैं, उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो वो हमारा उन्हीं सब चीजों के बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम हम सेलेक्ट किए। मान लीजिए जैसे हम लोग ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे कर रहे हैं, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि वी विल गो विद लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड वी डिड आवर R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जो भी हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड था we did apply and finally we decided that we will go with logistic regression. So this we have already covered कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लेकिन उसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इस तरह के सिचुएशन में क्यों लगाते हैं, ये एक्सप्लेन करता है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रेडिक्टर। फॉर एग्जांपल यदि 5 प्रेडिक्टर्स थे उसमें, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है कि जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो 4 को होल्ड किए रहता है और 5वें का देखता है कि 5वें का क्या इम्पैक्ट हो रहा है प्रेडिक्शन पे। तो इस तरह से एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल प्रेडिक्टर का वो पता चलता है, और यही कारण है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बेहतर माना जाता है जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। और यही कारण है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगभग हर एक फील्ड में, आप जानते होंगे कि अभी जो कोविड का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है उस पर जो ड्रग्स बनाए जा रहे हैं या फिर वैक्सीन डेवलप की जा रही है, जब इसका ट्रायल किया जाता है, ट्रायल जो एरर होता है, जो फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है, ह्यूमन ट्रायल होता है, जो भी है, तो उसकी भी उसको भी एनालाइज किया जाता है। यूजुअली जैसे हम लोग अपना रिसर्च करते थे तो उसमें हम लोग अनोवा लगाते थे कि जो भी है ड्रग ए का इम्पैक्ट, ड्रग बी का इम्पैक्ट, ड्रग सी का इम्पैक्ट जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे कितना पड़ा और वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था कि नहीं है। तो इवन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या लाइफ साइंसेज में जहां पर एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम वहां पे फॉल्स प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई आदमी को कोविड हो सकता है, किसी को हो सकता है नहीं हो, दैट इज ओके, बट किसी को हो सकता है और हमने कह दिया कि नहीं उसको कोविड नहीं होगा, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि हम वो पेशेंट बहुत ही ससेप्टेबल है वहां पे। तो वैसे भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन बहुत ही वहां पर जो है यूजफुल होता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये मेथड है जो अक्रॉस डोमेन होता है, लाइफ साइंस में, इंश्योरेंस में, हेल्थ में, बैंक में, फाइनेंस में, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में,
लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम लोग यहाँ पर कवर भी कर रहे हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि आप जब भी कोई भी मॉडल आप डेवलप कीजिए, किसी भी मॉडल को डेवलप करने से पहले हम कुछ अजम्पशंस हम लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम लोग डेटा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो लीनियर के बारे में हम लोगों ने शुरू में बात की थी। यहाँ हम डेटा में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का लीनियर रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है नहीं है, that's okay. Assumption is not linearly not associated, that's fine. जो हमारा एरर है, जो रेसिड्यूल है कि जो एक्चुअल प्रेडिक्टेड होना चाहिए वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, वो भी हम नहीं देखते हैं। होमोसेडास्टिसिटी एक ऐसा आपको एक सिचुएशन है जहां पर कि जो रेसिडुअल है वो हर एक डेटा पॉइंट के साथ इक्वल होता है, वो भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। फिर आती है मल्टी कोलिनियरिटी, यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में एक दूसरे से ज्यादा कोरिलेटेड होते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बहुत लिबरल है इन अ सेंस कि ये हर तरह के डेटा पे काम कर सकता है। ये कंटिन्यूअस डेटा हो, ये कैटेगोरिकल डेटा हो, ये मल्टीनोमियल वाला डेटा हो, हर तरह के डेटा में ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छे से काम करता है। अब रिक्वायर्ड क्या क्या है यहाँ, तो डेफिनेटली हमारा आउटकम या तो बाइनरी होना चाहिए या ऑर्डिनल होना चाहिए, जो कल हम लोगों ने देखा था, जो मैंने बताया भी था कि या तो बाइनरी हो यस नो, या नॉमिनल हो स्ट्रांगली एग्री, जो हमारा 5 लाइकेट स्केल पे जो हम लोगों ने डेटा की बात की थी। ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट हो, कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पर जो लीनियरिटी की बात आती है वो होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा वो आउटकम के लॉग ऑड्स के साथ लीनियरली एसोसिएशन उसका होना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का। इसीलिए जो लॉजिक के बारे में मैंने शुरू में बताया था वो वही था। सैंपल साइज के बारे में मैंने चर्चा की थी, तो प्रेफरेबली लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एक लार्जर सैंपल साइज की आवश्यकता होती है। आप जब वो पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक टेस्ट का आएगा, होस्मर लेम्शो टेस्ट। तो उनको जो है होस्मर और लेम्शो, मैं उनको बहुत ही मतलब स्टैटिस्टिक्स में मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ, और उन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मान के चलिए कि ही इज द ग्रैंडफादर, मतलब भीष्म पितामह जो है वो वही है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के। तो उनके नाम पे एक टेस्ट है, और वो टेस्ट तभी परफॉर्म हो सकता है जब आपके पास एटलीस्ट 400 डेटा पॉइंट्स होने चाहिए। यदि 400 से नीचे है तो आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं वो। इसका मतलब है कि आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए एटलीस्ट 400 सैंपल होना चाहिए, दैट इज प्रेफरेबल। और उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि मिनिमम 10 सैंपल्स पर वेरिएबल होना चाहिए, प्रेफरेबली 50 सैंपल्स पर वेरिएबल होना चाहिए। तो इस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ आया था और मैं वापस जाऊंगा। सो फार एनी क्वेश्चन? आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, चूंकि ऑनलाइन में क्वेश्चंस बहुत नहीं हम लोग डायरेक्टली कर पाते हैं, बट फॉलोअप में हम लोग डेफिनेटली जो भी क्वेश्चंस होगा हम लोग उसको कवर करेंगे। मैं भी ऐसे पर्सनली प्रेफर करता हूँ इन पर्सन इंटरेक्शन, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बट वी विल टेक केयर ऑफ इट। यदि क्वेश्चन जो भी होगा आप लोग उसको नोट करके रखिए और बाद में आप फिर पोस्ट कीजिएगा, देन आई विल कवर। अच्छा, आउटलायर्स, हाउ कैन डिफाइन आउटलायर्स? पहला क्वेश्चन। ओके, आउटलायर्स मैंने बताया था कि कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू जो नॉर्मल पॉपुलेशन से एकदम से ही अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई विलेज है जहाँ का एवरेज इनकम जो है वो 50,000 हाउस होल्ड इनकम मैक्सिमम लोगों का, वहीं आपने एक या दो ऐसा
ऐसे घर आपके जो कि बड़ी कोठी है और वहाँ उनका एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो है वो लगभग 2 लाख रुपया है, तो 50,000 वर्सेस 2 लाख, इससे हाई, राइट? तो अब जैसे ही आप प्लॉट कीजिएगा ना, इस पे अब जैसे ही आप प्लॉट कीजिएगा, और मान लीजिए कि मैंने डाल दिया यहाँ सी हियर, राइट? ये बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन यहाँ है और ये जो है भाई साहब यहाँ पहुंच गया है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल आउटलायर, जो एक्सट्रीम वैल्यू है। या तो ये एक्सट्रीम हो गया, या फिर मान लीजिए कि इसका हम ये है, तो अब ये यहाँ पे डाउन आ गया, सो दिस विल बिकम आउटलायर। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर 2 ही मिनट बच गया है। अच्छा, स्टॉक मार्केट, हाँ डेफिनेटली स्टॉक मार्केट अलग है, उसमें हम लोग यूजुअली टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, डिपेंड करता है कि आप स्टॉक को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो होमोसेडास्टिसिटी मैंने कहा था कि जो रेसिडुअल है हमारा, जैसे 50 सैंपल है, एक सैंपल x और y के बीच में जो रेसिडुअल है, उतना ही रेसिडुअल यदि दूसरे डेटा पॉइंट पे है, तीसरे डेटा पॉइंट पे है, चौथे डेटा पॉइंट पे है, उसी को होमोसेडास्टिसिटी कहते हैं। तो वो बराबर नहीं होना चाहिए। We have only 2 minutes. Okay. So ओपन now let's, करेंगे, उसी में क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। जी ग्रुप मैम, ओपन, we will open the group in the evening. yeah, sure मैम, Okay. थैंक यू। प्लीज फोकस, दिस इज आल्सो वेरी क्रिटिकल। सो मॉडल डेवलपमेंट की बात आती है। जब हम मॉडल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कुछ स्टेप्स जो है बहुत ही क्रिटिकल हैं, ये 5 स्टेप। हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, नो प्रॉब्लम, बट यदि हमारे पास 50 वेरिएबल हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और हम 50 वेरिएबल लेकर के कोई मॉडल डेवलप करेंगे तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल होगा, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो कौन से वेरिएबल को सिलेक्ट करना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, किसको रखना चाहिए, वो हम फीचर सिलेक्शन में करते हैं। कल मैंने बताया भी था कि कभी कभी हम दो फीचर को या वेरिएबल को मिला करके एक तीसरा फीचर भी हम जनरेट कर सकते हैं, और उससे हम देखेंगे कि उसका कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं, जिसको हम फीचर इंजीनियरिंग में बोलते हैं। इम्बैलेंस डेटा भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने देखा था मेल फीमेल का रेशियो बहुत ही ये था, तो हो सकता है कि आपको यस में जो है आउट ऑफ 100 जो है 90 रिस्पॉन्स आए और नो में 10 आए, तो ये पूरा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इम्बैलेंस डेटा को भी हम लोग को ट्रीट करना होता है बिफोर वी डेवलप एनी मॉडल। अब जो मॉडल हम डेवलप करते हैं तो पर्पस होता है कि जो अननोन सैंपल है, अननोन पॉपुलेशन है, वहाँ उस पॉपुलेशन को हम प्रेडिक्ट कर सकें। तो हमारा मॉडल जो है प्रॉपरली ट्रेंड हो और वैलिडेटेड हो, ताकि हम जब अननोन एरिया से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उस पर वो ढंग से प्रेडिक्शन कर सके। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन, टेस्ट और वैलिडेशन डेटा को 3 भाग में स्प्लिट करते हैं। डिपेंड करता है यदि हमारे पास एनफ डेटा है। यदि आपके पास 400 ही डेटा पॉइंट है, then if you will split like train, test, validation, that's not going to work. So in that case हम लोग सिर्फ 2 ही भाग में फिर टेस्ट करते हैं, स्प्लिट करते हैं डेटा को। ट्रेन डेटा हो गया या टेस्ट डेटा हो गया। तो ट्रेन डेटा पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और फिर टेस्ट डेटा पे हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, यानी कि, और वो जो टेस्ट डेटा होता है वो मॉडल डेवलपमेंट करते समय जो है मशीन हमारा नहीं देखता है, यानी कि वो टेस्ट डेटा अनसीन होता है, लेकिन हम सेम पॉपुलेशन से उसको हम अलग करके रखते हैं। ये सब हम लोग करेंगे। तो मॉडल ट्रेनिंग हमारी शुरू हो जाती है, देन आती है बात वैलिडेशन पे। और वैलिडेशन में अगेन बहुत सारा मैट्रिक्स है। कुछ जो मैट्रिक्स है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक्यूरेसी हम चेक करते ही करते हैं,
उसके बाद जो सबसे कॉमन आता है इसको कहा जाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये दिखता भी है। ये दिखने में इस तरह से लगेगा कि कंफ्यूजन वो पैदा करता है, बट एक्चुअली में उसी को क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एक्चुअली में जो यस था उसको कितना करेक्टली हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया, और यस को नो में कितना प्रेडिक्ट कर दिया, नो जो था उसको कितना करेक्टली प्रेडिक्ट किया, और जो नो था उसको यस में जो है हम लोगों ने कितना प्रेडिक्ट कर दिया। उसके बाद जो तीसरा और इम्पोर्टेंट हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आता है मॉडल वैलिडेशन के लिए, ये इसको कहा जाता है द रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ROC कर्व ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। यानी कि वो एक ऐसा ग्राफ होता है जो ये आपको बताता है कि आपका मॉडल दोनों यस और नो को कितना एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट कर सकता है या क्लासिफाई कर सकता है। फिर हम चेक करते हैं कि जो ट्रू पॉजिटिव है, यानी कि जो सही में सही है, जो यस है, उसको कितना करेक्टली वो हमारा मॉडल जो है वो क्लासिफाई कर सकता है। फिर जो नो है उसको कितना करेक्टली क्लासिफाई कर सकता है, जिसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। यानी कि कितना सेंसिटिव हमारा मॉडल है जो यस को क्लासिफाई करे, और नो को क्लासिफाई करने में कितना स्पेसिफिक है ये। तो बेसिकली इसी दोनों के अगेंस्ट हम जो ROC कर्व बनाते हैं। और फाइनली हम यूज करते हैं कोहेन्स कप्पा। कोहेन्स कप्पा है जो कि मॉडल के रोबस्टनेस को बताता है। ये भी आपको जो है 0 से लेकर के 1 तक वैरी करता है, और जितना हाइयर जाता है उतना बेहतरीन माना जाता है, और ये बताता है कि मॉडल हमारा जो है रोबस्ट मॉडल है। सो इतनी सारी चीजें, ढेर सारी चीजें हैं। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्लोली इसको यदि पढ़ते जाइएगा ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और हम लोग जब हैंड्स ऑन जब लैब शुरू करेंगे तब हम लोग जो है इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने बोला था, इट हैज टू इवॉल्व। तो मॉडल कभी भी ऐसा नहीं कि बना करके छोड़ दिया जाता, चूंकि हम मॉडल बना रहे हैं एक स्पेसिफिक डेटा सेट पे, so it has to evolve, so we have to keep adding more data, ज्यादा से ज्यादा डेटा, अलग अलग एरिया से डेटा हम उसमें ऐड करते जाएंगे। जो डेटा क्वालिटी डेटा नहीं है उसको हम कोशिश करें कि मॉडल में हम नहीं प्रोवाइड करें। अभी हम लोग का एक कोलैबोरेशन स्टैनफोर्ड से चल रहा है, जहां एक एल्गोरिदम हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका नाम है डेटा शेपली। कभी टाइम मिलेगा तो इसे देखिएगा, जरूरी नहीं है। तो वो डेटा शेपली जो है यही डर्टी डेटा को बाहर निकालने में हेल्प करता है। देन इम्प्रूविंग द मॉडल परफॉर्मेंस। एक बार हमने मॉडल बना लिया, 80% हम लोगों ने मॉडल परफॉर्मेंस अचीव किया, बट वी नीड टू keep trying to improve further, तो उसको हम improve करते जाते हैं। So model has to evolve, there is no perfect model, और हम उसको और बेहतर हम बनाते जा सकते हैं। I think आज के लिए हमारे पास इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हम लोग 5 मिनट एक्स्ट्रा हैं। सो या जो भी क्वेश्चन होगा जब ओपन किया जाएगा जो ग्रुप, आप अपना क्वेश्चन वहाँ उसी तरह